हेलो फ्रेंड्स, मैं राधे अग्रवाल। आज मैं फिर से कुछ अपडेट्स लेकर के आया हूं जो कि पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत है। काफ़ी कुछ इसमें चेंजेस आ चुका है इसका आवेदन का प्रक्रिया में और इसका जो प्रोसेस है उसमें। तो आज का यह वीडियो मेरा थोड़ा लंबा होगा। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि बैंक से लोन ले करके और अपना कुछ नया रोज़गार करना चाहते हैं। सरकार की कई स्कीम हैं, लेकिन उन सभी स्कीम में जो सबसे अच्छा स्कीम और जो सबसे अभी तक का सफल स्कीम माना गया है वह प्राइम मिनिस्टर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, यही स्कीम को माना गया है। पूरे भारत में किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप इस स्कीम के तहत लाभ ले सकते हैं। और इस स्कीम का क्या टर्म एंड कंडीशन है, इस स्कीम के तहत आप कैसे किसी नया बिजनेस को शुरू करके और बैंक से लोन ले सकते हैं, वो सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो मेरा काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में इस स्कीम के तहत जो भी सूचनाएं, जो भी जानकारी, जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपको जो ज़रूरत होगा वो सारी चीज़ें आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो वैसे लोग जो कि पीएमईजीपी स्कीम के तहत लोन लेकर के अपना बिजनेस या तो चला रहे हैं या चलाने के लिए इच्छुक है, पहले से चला रहे हैं, सेकेंड लोन लेना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आज इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ों को कवर करें। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हर चीज़ को हम लोग देखते हैं, हर एक बात को। जब आप पीएमईजीपी का अगर स्कीम में लाभ लेना चाहते हैं तो मेरा आप सबों से ये रिक्वेस्ट है कि एक बार इसका ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग ज़रूर विजिट करें और उसमें सारी बातों को आप लोग देखें, समझें क्या क्या सूचना उसमें दिया गया है। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो kviconline.gov.in है। ये वेबसाइट पूरा आपको मिलाना है kviconline.gov.in। इससे मिलता जुलता और भी कई वेबसाइट ऐसा कुछ लोग बना चुके हैं जिसमें वो लोग गलत सूचना देते हैं और गलत तरीक़ा से कुछ इसमें फ्रॉड भी होता है। तो मैं आप सबसे ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना भी करता हूँ कि आप इस पीएमईजीपी स्कीम में होने वाले, इस नाम से होने वाले कई तरह के फ्रॉड जो मार्केट में चल रहे हैं उनसे भी आप दूर रहें। जब भी आप पीएमईजीपी स्कीम का लाभ लेना चाहे, या तो kviconline.gov.in में जो सूचना दिया गया है उसको समझें, या सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने ज़िला के केवीआईसी या डीआईसी ऑफिस में जा कर के बात करें, मिलें और समझें। आपके नज़दीक में जो भी जितने भी जो पीएसयूज़ बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी है, केनरा बैंक है, इस तरह के बैंक में भी आप जा कर के इसका सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जब आप बैंक में जाएं, वहाँ के ब्रांच मैनेजर से जा कर के बात करें, मिले और उनसे यह समझें कि हम लोग जो है पीएमईजीपी जो स्कीम है उसके तहत कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बैंक आपको उसमें क्या क्या सुविधा, क्या क्या सहायता प्रदान करेगा और उस सहायता के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन का ज़रूरत होगा। तो आप लालच में ना आए कि लोन आपको कोई दे देगा, आपको फ़ोन कॉल आएगा जब भी आप अप्लाई करते हैं। कुछ आजकल ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतना डेवलपमेंट हो चुका है, जैसे भी आप गूगल करते हैं, कुछ उसमें सर्च करते हैं, तो जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं वो आपको ट्रेस कर लेते हैं कि ये या इन व्यक्तियों ने पीएमईजीपी या किसी तरह का बैंक लोन या व्यापार के लिए लोन के लिए सर्च कर रहे हैं या आवेदन किया है। आपका नंबर किसी तरह से वो लोगों के पास पहुंच जाता है, वो लोग फ़ोन कॉल करते हैं कि आपने पीएमईजीपी या दूसरे स्कीम में जो लोन के लिए आवेदन किया था वो पास हो गया है, आप इतना पैसा जमा करें तो आपका लोन आपके खाता में आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये 100% ये इस तरह का अगर कोई फ़ोन कॉल आता है जो इस स्कीम के तहत आपसे पैसा मांगते हैं तो वो 100% फ्रॉड है। आप कभी भी उनको पैसा ना दें। अगर आप दे दिए तो वो निश्चित मानिए जो पैसा आप दे चुके हैं वो पैसा डूबेगा ही डूबेगा। जो सरकार का जो योजना है, जो पीएमईजीपी का जो सही स्कीम है, उसके तहत कभी भी किसी भी स्टेज में किसी भी काम के लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, कोई भी उसमें आपसे पैसा मांगा नहीं जाता है। ना आवेदन के समय, ना इसका प्रक्रिया के समय, ना जब आपका लोन प्रोसेस हो रहा है, ना डीआईसी ऑफिस में, ना केवीआईसी ऑफिस में, ना बैंक में, किसी भी तरह का कोई भी चार्जेस इसमें नहीं है। तो अगर कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट के नाम पर, कोई एप्लीकेशन प्रोसेस के नाम पर, कोई जीएसटी के नाम पर, कोई इंश्योरेंस के नाम पर अलग अलग तरीक़ा से आपके पास फ़ोन कॉल आ सकता है, आपको चिट्ठी भेजा जा सकता है, आपको अप्रूवल लेटर भेजा जा सकता है। तो ये सारा चीज़
जो भी आपको अप्रूवल लेटर मिला हो या फिर आपको दिखाया गया हो कि आपका लोन अभी आप कुछ पैसा जमा कीजिए, शाम तक या कल तक आपको, ये सारा फ्रॉड रहता है। आप इन सब से दूर रहें। आप भी लालच में ना आए कि अब बस मुझे पैसा मिल जाए और फिर मैं, तो इससे कृपया आप सब जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो दूर रहें। इसलिए ये बात मैंने पहले ही क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। कभी भी आपसे सरकारी ऑफिस से फ़ोन कॉल करके कभी पैसा नहीं मांगा जाएगा। वो जो बोलते हैं कि हम पीएमईजीपी ऑफिस से बोल रहे हैं, वो असल में पीएमईजीपी ऑफिस से नहीं बोल रहे होते, वो बैंक से नहीं बोल रहे होते हैं। उनका एक फ्रॉड का नेटवर्क है, कहीं दूर सुदूर बैठ करके वो लोग ऐसे लोगों को ट्रैक करते हैं जो कि लोन लेने के लिए या तो सर्च कर रहे हैं या फिर आवेदन जिन्होंने किया है। आपने भी सोच रहा होता है कि हाँ हमने तो आवेदन किया था, तो संभवतः ये उसी कार्यालय से मुझे फ़ोन आया होगा, तो आप समझ जाते हैं कि हाँ हमने तो पीएमईजीपी के लिए अप्लाई किया था, तो वहीं से फ़ोन आया। फिर वो मांगते हैं आपसे कुछ, किसी से 5,000, किसी से 20,000, किसी से 50,000, इस तरह से, और आप लोग दे देते हैं। बाद में फिर वो सारा पैसा आपका ले करके चंपत हो जाते हैं, आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। फिर मेरे पास ऐसा कई फ़ोन कॉल और मैसेजेस आते हैं, लेकिन उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, जिनके साथ हुआ है वो ज़रूर अपने नज़दीकी जो या तो पुलिस स्टेशन है, पुलिस थाना है, या फिर आईटी फ्रॉड का जो सेल होता है, कई जगह आईटी फ्रॉड के लिए सेल है, आप वहाँ जाके उसे रिपोर्ट ज़रूर करें। उससे आपका जो कुछ रिकवरी हो सकता है, और उससे अगर कुछ लोग पकड़े जाते हैं तो वो दूसरों के साथ फ्रॉड करने से ऐसा बच सकते हैं, तो आपके कारण दूसरे लोग भी बच सकते हैं। तो इसलिए मैं पीएमईजीपी का आज जो ये वीडियो डिटेल में जब बनाने जा रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में ही आप सबसे फिर से यह प्रार्थना करता हूँ, आपको सबको ये समझा देना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी आपसे इस स्कीम के तहत पैसा मांगे तो उन्हें 1 रुपया भी आप ना दें। जो भी आपसे पैसा मांग रहा है वो ज़रूर कुछ ना कुछ तरह से फ्रॉड कर रहा है, किसी से मिल कर के फ्रॉड कर रहा है, या फिर वो आपका पैसा ले कर के भाग जाएगा। चलिए आइए अब डिटेल में हम लोग समझते हैं। आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे तो सारा सूचना बहुत अच्छा तरीक़ा से सरकार ने इस वेबसाइट में दिया है। तो आप सबसे पहले FAQ में चले जाइए। FAQ में आप जाएंगे तो जो भी इसमें जो सूचना एक बेसिक लेवल पर आपको जानना चाहिए वो सारा है। आइए एक एक करके हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी जो वर्तमान में इसमें कितना का लिमिट है लोन के लिए। तो अभी जो प्रोजेक्ट जो भी आप लगाना चाहते हैं इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट के लिए है, ट्रेडिंग के लिए पीएमईजीपी नहीं है, मतलब ख़रीद बिक्री के लिए नहीं है। कोई भी बिज़नेस, कोई भी प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं उसके लिए, आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, मशीनरी लगाना चाहते हैं, जैसे आप कलम बनाना चाहते हैं, कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं, कुछ टॉयज़ बनाना चाहते हैं, कुछ होम मैंने घरेलू जो प्रोडक्ट होता है जो यूज़ होता है वो बनाना चाहते हैं, मशीनरी का कुछ टूल्स बनाना चाहते हैं जो आप बड़ी बड़ी कंपनियों को सप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं जिसका लिस्ट दिया भी गया है, आप उसमें देख करके अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। जिस चीज़ में, जिस बिज़नेस में आपको जानकारी हो, आप उसी बिज़नेस के लिए स्टार्ट करने का आप सोचें। ऐसा आपको अगर किसी बिज़नेस का जानकारी नहीं है तो पहले आप उस बिज़नेस के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कीजिए। एक ही बार ऐसा नहीं कि 50 लाख रुपया का लोन ले करके या 25 लाख रुपया का लोन ले करके कोई बिज़नेस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा ले। जानकारी का अभाव रहेगा नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर सप्लाई है या सेल्स है, सब में आपका क्या होगा, समस्या आएगा, और कुछ समय के बाद आपको वो प्रोजेक्ट बंद करना होगा। तो उसमें जो सब्सिडी का भी है वो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 साल के बाद सब्सिडी मिलता है। जब भी हम लोग पीएमईजीपी में लोन अप्लाई करेंगे और वो अप्रूव हो करके हमें डिसबर्स हो जाएगा, हमारा फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, तो 3 साल के बाद ही हमारे खाते में सब्सिडी का जो अमाउंट है वो क्रेडिट होगा। तो 3 साल आपका जो लोन रिपेमेंट टाइमली होना चाहिए और आपका बिज़नेस सही तरीक़े से रन होना चाहिए। तो आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी बिज़नेस स्टार्ट, उसे अच्छे से समझिए, उसका ट्रेनिंग लीजिए। उस बिज़नेस में कुछ दिन आप काम कीजिए, कुछ दिन आप उसको ख़रीद बिक्री में उसके साथ एसोसिएट हो, आप सारी चीज़ को समझें। उसमें क्या क्या मशीनरी लगती है, क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है, उस प्रोडक्ट को बनाने का जो प्रक्रिया है वो क्या है, उस प्रोडक्ट को जिसे आप बनाना चाहते हैं उसका क्या लागत आएगा, और एक मार्केट सर्वे कीजिए कि उस प्रोडक्ट का बाज़ार में, जिस जगह आप अपना फैक्ट्री लगाना चाहते हैं उस बाज़ार में क्या डिमांड है,
और उसमें आप कितना माल बेच सकेंगे, अपने प्रोडक्ट को कितना बेच सकेंगे। पहले से भी कई कंपनी है जो उस प्रोडक्ट को बेच रही होंगी, तो आप कितना माल बेच सकेंगे, किस प्राइस पर बेच सकेंगे। तो ये सारी बातें आपको तब जानकारी में आएंगी जब आप उसमें काम करेंगे। तो आप अपना फैक्ट्री अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने से पहले उस बाज़ार में पहले से जो इसमें जो काम कर रहे हैं आप उनके साथ एसोसिएट हो, आप कुछ दिन उनके साथ काम करें, आप खरीद बिक्री में काम करें, उनसे प्रोडक्ट ले करके बेचें और सारी चीज़ों को समझें। और उसके बाद जब आपको ये सारा नॉलेज हो जाएगा तब फिर आप उसका कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। कई सारी एजेंसियां हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ट्रेनिंग देती है, कई बैंक्स भी देती है। आरसेती करके हर ज़िला में बैंक के द्वारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी लगाया गया है। ईडीपी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है जो भी इस तरह के जो व्यापार है, उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार के कई तरह के जो स्कीम है उसके तहत भी ट्रेनिंग दिया जाता है। तो फिर आप ट्रेनिंग भी लें और उसके बाद फिर सही तरीक़ा से आप लोन का आवेदन करें पीएमएजीपी का। निश्चित रूप से बैंक आपको सहायता करेगा। बैंक भी उन लोगों का जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट करता है जिसको सही जानकारी नहीं है, जो कहीं से बस जिनको ये पता चल गया है कि हाँ कुछ ऐसा सरकार का स्कीम है जिसके तहत हमें लोन मिल सकता है, वो सीधा बैंक चले जाते हैं कि हाँ हम ये करना चाहते हैं सो हमें लोन दे दीजिए। जब ब्रांच मैनेजर उनसे थोड़ा सा भी डिस्कस करते हैं तो उन्हें यह तुरंत आभास हो जाता है अनुभव के कारण कि इनको कोई भी जानकारी बिजनेस का है नहीं, बस ये सिर्फ लोन लेना चाहते हैं। या तो उस लोन को ले करके वो रिपेमेंट नहीं करेंगे, या अगर उस लोन को लेकर के अगर बिज़नेस लगाएंगे तो निश्चित रूप से वो बिज़नेस उनका डूब जाएगा, क्योंकि इनको कोई भी बेसिक जानकारी नहीं है और वो लोन के लिए आगे आपसे बात नहीं करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से आप मानिए, अगर आप उस बिज़नेस का अच्छा जानकारी आप लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, कुछ दिन उसमें खरीद बिक्री ट्रेड करके समझते हैं सारी चीज़ों को, मशीनरी क्या क्या लगेगा, जब मशीन सप्लायर से आप मिलते हैं और मशीन का जो ट्रेनिंग है, जब आप मशीन सप्लायर से मिलेंगे तो आपको कई सारी जानकारी उस बिज़नेस का मशीन सप्लायर्स आपको देगा। जैसे फूड प्रोसेसिंग का कोई भी आप यूनिट लगाना चाहते हैं, आटा है, बेसन है, सूजी है, नंबर्स ऑफ जो उसमें प्रोडक्ट है, किसी भी तरह का आप फूड प्रोसेसिंग का सपोज़ आप यूनिट लगाना चाहते हैं, तो जो उस प्रोडक्ट को बनाने वाले जो मशीन है, मशीन जो सप्लायर से आप उनसे जाके ज़रूर मिले। मशीन सप्लायर से आपको अपने एरिया के, अपने बाज़ार का बहुत इतना ज़्यादा जानकारी मिलेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मशीन सप्लायर्स के पास हर दिन कई ऐसे लोग आते हैं जो कि वैसा बिज़नेस लगाना चाहते हैं, और कई लोग उनसे मशीन खरीद के वो बिज़नेस लगा चुके हैं और चला रहे हैं। तो उनके पास हर तरह का जानकारी रहता है कि उस बिज़नेस में रॉ मटेरियल क्या लगेगा, रॉ मटेरियल आप कहाँ से खरीद सकते हैं, उसका भी जानकारी उनको वहाँ आपको उनसे मिल जाएगा। रॉ मटेरियल किस लागत पर, कब, कितना क्वांटिटी कहाँ से मिलेगा, वो सारा जानकारी वहाँ से आपको मिलेगा। मशीन किस तरह से चलेगा, उसका प्रोडक्शन कितना होगा और उसको चलाने में कितने लेबर लगेंगे, हर दिन आपका कितना यूनिट प्रोडक्शन आप कर सकेंगे, किस किस सीजन में, मतलब जैसे जनवरी है, फरवरी है, मई, नवंबर, दिसंबर, अलग अलग मंथ में कितना खपत इसका होता है, अलग अलग समय में कितना डिमांड होता है, और अलग अलग समय में रॉ मटेरियल का सप्लाई में क्या दिक्कत आता है, लेबर का सप्लाई में क्या दिक्कत आता है, माल का जो डिलीवरी करते हैं, जब आप सेल करते हैं तो उसमें बाज़ार में आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है, कैश में कितना माल बिक सकता है, क्रेडिट में कितना माल बिकता है, अगर क्रेडिट में बिक रहा है तो वो पैसा आपको रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारा जानकारी आपको मशीन सप्लायर से मिलेगा। तो आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरा यह सलाह है कि आप मशीन सप्लायर से ज़रूर मिलें, 2-3 बार मिलें, 2-3 अलग अलग मशीन सप्लायर से मिले और उनसे ये जानकारी इकट्ठा करें। चाहे आप कोई भी सीमेंट का बिज़नेस आप करना चाहते हो, चाहे फ्लाई ऐश ब्रिक का करना चाहते हो, कुछ छोटा मोटा घरेलू जो आइटम है, डिस्पोजेबल का, ग्लास का, कुछ भी आप करना चाहते हो, उसमें जो मशीन जो यूज़ हो रहा है, आप मशीन सप्लायर सर्च करें, मशीन सप्लायर से जा कर के आप उनसे बात करें, उसके बाद समय लेके उनसे मिले 2-3, तो उनसे आपको उस बिज़नेस का बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगा। जितना डिटेल में आप समझ सकते हैं उनसे जानकारी इकट्ठा कीजिए और फिर उस जानकारी पर काम कीजिए। कुछ दिन उस जानकारी के आधार पर फिर काम कीजिए, सब चीज़ों को समझ करके फिर आप एक बिज़नेस प्लान बनाइए, जिसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोला जाता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर बोला जाता है।
बैंक के टर्म्स में। बिजनेस प्लान होता है, बिजनेस प्लान इन द सेंस कि हम क्या करना चाहते हैं, वो सारी बात आपको उसमें बतानी होती है बैंकों को, कि हम ये बिज़नेस करना चाहते हैं, इतना उसके लिए टोटल कैपिटल लगेगा, ये रॉ मटेरियल लगेगा, ये मशीनरी लगेगा, इतना लेबर लगेगा, इतना मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी होगा, इनिशियली हम लोग कितना अपना कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कर सकेंगे, कितना माल हम लोग बेच सकेंगे इस बाज़ार में, कितना नकद बेचेंगे, कितना उधार बेचेंगे, कितना डूबत होगा, है ना। तो ये सारी जानकारी आपको उसमें देना होगा, कितना उससे आपको लाभ होगा, कितना कम से कम सेल हो जाएगा, जिससे आपका जो टोटल लागत है वो निकल जाएगा, मतलब आप ब्रेक इवन पर आ जाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फिगर होता है ब्रेक इवन का, जिससे कि जो फाइनेंस कंपनियां होती है, जो बैंक्स होते हैं, उनको ये समझने में कि हाँ कम से कम आप इतना माल बेच लेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अपना बिजनेस प्लान में देना होता है। तो जब आप पूरी तैयारी करके, थोड़ा मेहनत करके, मार्केट रिसर्च करके, मार्केट सर्वे करके, मशीन सप्लायर से मिल करके, वो प्रोडक्ट में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे मिल करके जब आप बात करते हैं और चीज़ों को समझ करके फिर बिज़नेस प्लान तैयार करते हैं, तो बिज़नेस प्लान में मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो भी डाटा आ रहा होता है, तो वो हर डाटा का आपको जानकारी होता है। अगर आप रेडीमेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहीं से डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर आप किसी कंसल्टेंट से बनवा लेते हैं, और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट वैसा का वैसा जब आप बैंक में जमा करते हैं, तो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या बातें बताई गई है उसकी जानकारी आपको नहीं होती है। जो कंसल्टेंट है, जो एक्सपर्ट है, उनको तो ठीक है, वो अपना रूल्स के हिसाब से बना देते हैं, लेकिन जब जो ब्रांच मैनेजर है, जो बैंक के जो मैनेजर्स है, जो लोन क्रेडिट मैनेजर्स है, वो जब आपसे बात करते हैं, तो जो डाटा वहाँ दिया गया है, जो प्रोडक्ट के बारे में जो जानकारी वहाँ दी गई है, मशीन, लेबर, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, प्रॉफिट, और जो भी सारी चीज़ें जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बताई गई है, वो आपको पता नहीं होता है। तो जब आपसे वो बात करते हैं तो आप कुछ भी बता नहीं पाएंगे। आप जो बता पाएंगे वो उसमें नहीं है, और उसमें जो बताया गया है वो आप बताते नहीं हैं। तो ये मिसमैच हो जाता है, जिसके कारण जो बैंक है उनको यह कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि आप प्रॉपर इस बिज़नेस को चला सकते हैं। तो वो भी एक बड़ा कारण होता है कि आपका जो आवेदन होता है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो जो भी आप जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिनसे भी आप बनवा रहे हैं, अगर किसी कंसल्टेंट से भी बनवा रहे हैं, तो उनके साथ बैठिए, उनको भी अपना जो बिज़नेस का प्रैक्टिकल व्यवहारिक सारी जानकारी साझा कीजिए, और वो जो डाटा दिखा रहे हैं उसको आप समझिए कि हाँ आप सर क्या दिखा रहे हैं उसमें, मशीनरी कौन कौन सा दिखा रहे हैं, कितना रॉ मटेरियल क्या दिखा रहे हैं, उसका लागत क्या दिखा रहे हैं, सेल प्राइस क्या दिखा रहे हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या दिखा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आप उनसे समझिए, डिस्कस कीजिए, और जो बिज़नेस प्लान है उसको आप खुद से पहले स्टडी कीजिए, रीड कीजिए कि हाँ ये सही है, ये प्रैक्टिकल, और फिर उसको आप कहीं पर भी जमा कीजिए। तो फिर आपका निश्चित रूप से आपको बैंक सहायता करेगा, आपका बिज़नेस को अप्रूव करेगा, लोन को अप्रूव करेगा, और फिर जब आपको पैसा मिल जाता है तो आप सही तरीक़ा से अपना बिज़नेस को एस्टेब्लिश कीजिए, यूनिट को लगाइए, मेहनत से उसको चलाइए। कभी ऐसा मत सोचिए कि ये बिज़नेस मेरा बंद हो जाएगा, हम इसको बंद कर देंगे, लोन का पैसा डूब जाएगा। ऐसा कभी मत कीजिए। जीवन में, लाइफ में आपको एक ही बार मौका मिलेगा जब आप इस तरह का किसी भी सरकारी स्कीम में लाभ ले करके अपना बिज़नेस लगा सकते हैं। अगर एक बार आप किसी लोन को अगर आप रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं, उसको डुबा देते हैं, तो फिर जीवन भर के लिए आपका दूसरे किसी भी स्कीम में वो रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि आपका जो क्रेडिट जो रेटिंग होता है, सिविल जो होता है, वो ख़राब हो जाता है, और उसके बाद कोई भी बैंक आपको मदद नहीं करेगा। इवन जो सरकारी स्कीम है उसमें भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो किसी भी तरह का कोई अगर आपको लोन मिल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग ही जो आपने कमिटमेंट किया है उसमें काम कीजिए, टाइमली रीपेमेंट आप ईएमआई पेमेंट कीजिए। फिर देखिए आपको आगे जो है आपके लिए सारा बैंक का दरवाज़ा खुला है। आज आप 50 लाख से स्टार्ट करते हैं, आपको बिज़नेस बढ़ता है, ग्रोथ होता है, 50 करोड़ का भी ज़रूरत होगा तो ईज़िली आपको मिलेगा, क्योंकि आपका जो सिविल स्कोर है वो बढ़ता चला जाएगा। फिर आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई लोन नहीं लिए, बिजनेस लोन नहीं लिए, लेकिन क्रेडिट कार्ड यूज़ करें या पर्सनल कोई लोन लिए हैं, कार लोन या फिर मकान के लिए लोन या पर्सनल लोन, ध्यान रखिए उसका भी आप
टाइम से रीपेमेंट कीजिए, जिससे आपका सिविल ख़राब ना हो और जो बिज़नेस लोन मिलने में आपको आसानी हो। तो यह जो PMEG स्कीम है अभी जो है वो 50 लाख का उसका लिमिट है। पहले 25 लाख था मैन्युफैक्चरिंग के लिए और 20 लाख था सर्विस यूनिट के लिए, जिसे कि अब बढ़ा करके 50 फर्स्ट लोन के लिए है ना। और जो सेकेंड लोन है वह 1 करोड़ तक के लिए भी है। तो आप जब फर्स्ट लोन आप रीपेमेंट कर देते हैं या पहले से कोई आपने मुद्रा लोन लिया है या स्टैंड अप इंडिया में आपने कोई लोन लिया है या PMEGP में लिया, वो रीपेमेंट आप कर चुके हैं, तो फिर आप सेकेंड लोन के लिए भी एलिजिबल है, जिसका जो लिमिट है वो 1 करोड़ तक का भी है। तो आप उसमें अपने यूनिट को और भी बढ़ा सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या इसमें जो ज़मीन का लागत उसमें शामिल होगा, तो नहीं, ज़मीन का लागत इसमें शामिल नहीं होगा। जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें ज़मीन का लागत शामिल नहीं होगा। गवर्नमेंट सब्सिडी का अगर बात करें कितना गवर्नमेंट सब्सिडी मिलेगा, तो आप इसमें अलग अलग एरिया वाइज सब्सिडी है। अर्बन एरिया का अलग है, रूरल एरिया का अलग है, उसमें भी कुछ कैटेगरी वाइज है। स्पेशल कैटेगरी के लिए थोड़ा ज़्यादा है और जो जनरल कैटेगरी उसके लिए कम है। तो आप अर्बन एरिया में अगर काम कर रहे हैं तो आपको 15% रहेगा और रूरल एरिया में काम कर रहे हैं तो 25% रहेगा। ये स्टैंडर्ड सब्सिडी का है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 10 लाख रुपया का अगर आपको लोन अप्रूव होता है तो 15% उसका जो 1.5 लाख रुपया है वह आपको सब्सिडी के रूप में मिलेगा अर्बन एरिया में, और 25% 2.5 लाख रुपया रूरल एरिया में मिलेगा। तो 3 साल के बाद ये पैसा आपके बैंक खाते में जो लोन अकाउंट है उसमें क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसी में जो स्पेशल कैटेगरी है तो अर्बन एरिया में 25% होगा और रूरल एरिया में जो 35% होगा। स्पेशल कैटेगरी में SC ST OBC आएंगे, माइनॉरिटीज़ आएंगे, महिला आएंगी, ट्रांसजेंडर, एक सर्विसमैन आएंगे, और जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड है जिनको जो राज्य सरकार से जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है वो आएंगे, NER में रहने वाले आएंगे, हिल और बॉर्डर एरिया में आएंगे। और जो एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट इसका लिस्ट दिया गया है इसी वेबसाइट में। कुछ स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है जिनको प्रमोट करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो उस अगर ज़िला में अगर आप बिज़नेस लगाना चाहते हैं तो उसको भी स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। और उसमें जो सब्सिडी का रेट जनरल कैटेगरी के लिए भी, जनरल कैटेगरी के लोग भी उस ज़िला में अगर व्यापार लगा रहे हैं तो उनको हायर रेट से सब्सिडी का फ़ायदा मिलेगा। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट का कंपोनेंट्स क्या होता है? अगर जब भी हम लोग बिज़नेस प्लान बना रहे हैं तो ये पूछा जाता है कि कितना प्रोजेक्ट कॉस्ट है आपका। तो उसमें बेसिकली 2 फैक्टर होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक वर्किंग कैपिटल। मतलब हमको बिज़नेस लगाने के लिए 2 और चलाने के लिए पैसा का जो ज़रूरत होता है। एक बिज़नेस लगाने के लिए मतलब ज़मीन, फैक्ट्री बनाना और मशीन ला करके उसमें लगा देना, ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें ज़मीन का पैसा, फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन का पैसा और मशीनरी का पैसा। लेकिन इसमें ज़मीन का जो पैसा है वो जोड़ा नहीं जाता है। मतलब ज़मीन आपके पास खुद का होना चाहिए या आप लंबा समय के लिए उसे लीज पर लिए हो। और जो फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन का जो लागत होगा, मशीन का जो लागत होगा, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। उसके बाद हमें ज़रूरत है रॉ मटेरियल का, अपने लेबर को डे टू डे पेमेंट करने का, तो जो इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करने का, फ्यूल का। तो ये जो फिर चलाने के लिए जो अपने को जो पैसा चाहिए रॉ मटेरियल और लेबर का, उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो इसमें आपको जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, मतलब जो फैक्ट्री बनाने और मशीन का, वो तो टर्म लोन आपको हो जाएगा। मतलब 1 टाइम में आपको वो पैसा बैंक से मिल जाएगा और वो पैसा आप मशीन बनाने, मशीन जिससे आप खरीदेंगे वो पैसा मशीन का उनके खाता में चला जाएगा। और जो सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए आप जो मटेरियल लेंगे उनको आप उससे पैसा दे सकते हैं। और वर्किंग कैपिटल का पैसा के लिए आपका जो है एक कैश क्रेडिट अकाउंट बोल करके CC अकाउंट जो होता है, उसमें आपको लिमिट दे दिया जाता है बैंक के द्वारा कि जब आपको जितना पैसा का ज़रूरत हो उतना पैसा आप उसमें से निकाल ले। एक साथ पूरा पैसा ना निकाले, जब जितना का रॉ मटेरियल खरीदना उतना पैसा निकाल लीजिए, फिर धीरे धीरे उसको उसमें जमा कर दीजिए। जब लेबर को पेमेंट करना है तो उतना पैसा उसमें से आप निकाल लीजिए। तो जितना पैसा आपने यूज़ किया है उतना ही पैसा पर उस पर ब्याज लगेगा।
तो इसमें फिर ये है कि आपको अगर अपना जो पैसा लगाना, जैसे आप 10 लाख का अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो जो अपना पैसा है वो 10% लगाना है, और जो स्पेशल जो कैटेगरी वीकर सेक्शन उसको अपना 5% लगाना है। मतलब 95% जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस वर्किंग कैपिटल दोनों मिला करके अगर 10 लाख हो रहा है तो वीकर सेक्शन को 5% अपना लगाना है, और 95% जो उनका है वह लोन हो जाएगा। 9,50,000 उनको लोन मिल जाएगा। अब इसमें है कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका एक ये क्राइटेरिया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो इंडिविजुअल्स है, मतलब हम आप जैसे जो लोग हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। कोई कंपनी फॉर्म करके उसमें ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पार्टनरशिप बना करके इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे बिजनेस जो होता है वो अलग अलग एंटिटी के फॉर्म में होता है। इंडिविजुअल उनको बोला जाता है, जैसे हम हैं अकेला, हम बिज़नेस स्टार्ट किए अपने पैन कार्ड से, अपने आधार कार्ड से, अपने नाम से, ठीक है, वो हो गया इंडिविजुअल्स। कभी कभी कुछ लोग आपस में मिल करके एक एग्रीमेंट करते हैं जिसको पार्टनरशिप फर्म बनाना बोलते हैं, ठीक है, तो वो इस स्कीम के तहत अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप कंपनी बना लिए हैं तो कंपनी बना के भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल जो एंटरप्रेनर्स है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है कि कौन कौन जो ऐसे एजेंसी है जो आपको इसमें फाइनेंस करने में मदद करेगी। तो जितने भी जो बैंक्स हैं, जितने भी बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक जितने भी है, या जो रीजनल रूरल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, कहने का मतलब जो भी आपके एरिया में आप जो बैंक देख पा रहे हैं जो सरकारी बैंक है, होने के लिए प्राइवेट बैंक भी इसमें है जैसे एक्सिस, ICICI, HDFC, लेकिन वो जल्दी उसमें माने टर्न अप नहीं होते हैं जल्दी, वो थोड़ा उनका चेक पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ आपको समस्या हो सकती है। लेकिन अगर है तो आप उन्हें भी अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा जो PSU सरकारी बैंक है, जैसे SBI है, आपका PNB है ना, और कैनरा बैंक है, सिडबी का अगर ब्रांच है तो उनको भी आप अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, आपको नॉलेज है, जानकारी है, आप में क्षमता है, तो निश्चित रूप से वो आपका जो लोन अप्रूव होगा। कई लोग पहले से ही मतलब नेगेटिव जो है मानसिकता के होते हैं कि इसमें तो कोई लोन होता ही नहीं है, बैंक देती ही नहीं है। तो जब भी आपको बैंक अगर लोन नहीं दे रही तो कहीं ना कहीं आपका कमी है, या तो आपको जानकारी का अभाव है, या फिर जब आपका जो डिस्कशन होता है बैंक के साथ उसमें आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है। कई बार बैंक्स कोलेट्रल आपसे डिमांड करती है और आप उसे देना नहीं चाहते हैं, जबकि आपका क्षमता है, ठीक है, इसमें जो कोलेट्रल का ज़रूरत नहीं होता है। 10 लाख का लोन अगर आप लेते हैं बिजनेस लोन तो कोलेट्रल का क्षमता माने ज़रूरत नहीं होता है, बैंक आपसे मांग नहीं सकती है RBI के गाइडलाइंस के तहत। लेकिन फिर भी जब बैंक अगर बात करती है और आपके पास अगर कुछ है एसेट्स कोलेट्रल के लिए रखने के लिए, कोई गारंटर है आपके जानकारी में जो कि आपका गारंटर बन सकते हैं, तो आप उसे ज़रूर ऑफ़र करें बैंक को। आपको बिज़नेस करना है, आपको बिज़नेस करने के लिए बैंक लोन दे रहा है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, और उसके एवज में अगर कुछ 5, 10, 15, 25 लाख का आपके पास कुछ एसेट्स है तो उसे आपको ज़रूर ऑफ़र करना चाहिए। अगर आपने, तो उससे बैंक को उसमें कॉन्फिडेंस दिखता है कि नहीं आप में कॉन्फिडेंस है, तो फिर वो आसानी से आपका लोन करती है। और आप अगर उसे डिनाई कर देते हैं तो फिर बैंक को वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, जबकि आपका पेइंग कैपेसिटी है, आपके पास एसेट्स बेस है। बैंक आपके बैंक का नेटवर्क में, आधार का नेटवर्क में देखती है कि आपके पास संपत्ति है, लेकिन आप वो ऑफ़र नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि या तो आपके मन में चोर है, आप लोन लेकर के डुबा देना चाहते हैं, या फिर आप खुद डरे हुए हैं कि आपका बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा। अगर नहीं चलेगा और हम अगर कोलेट्रल ऑफ़र कर देंगे और बिज़नेस डूब जाएगा तो मेरा जो वो है कि वो गिरवी रखा हुआ सामान वो ये हो जाएगा, तो उससे फिर बैंक को भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो अगर आप कोलेट्रल ऑफ़र करते हैं तो वो एसेट्स आपके पास ही रहता है, और जब आपका जो वो टाइम फ्रेम है लोन का वो, तो आप वो कोलेट्रल रिलीज हो जाता है। तो अगर कुछ आप ज़रूर ऑफ़र करें, मेरा ऐसा है, तो उससे बैंक को कॉन्फिडेंस होता है।
अब इसमें अगर देखें तो कहाँ उसे ये सबमिट करना है, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वेयर डज द बेनिफिशियरी हैज़ टू सबमिट हिज हर एप्लीकेशन, जो प्रोजेक्ट है। तो आप कहाँ इसको सबमिट कर सकते हैं? तो पहले अभी तक ये था कि इसे सिर्फ और सिर्फ KVIC का जो ऑनलाइन पोर्टल है उसी के तहत हम अप्लाई कर सकते थे। जब उसमें अप्लाई करते हैं तो उसका सारा प्रक्रिया है, उसका भी वीडियो बना हुआ है, लेकिन आप या तो वीडियो मेरा देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, या आप इसमें आवेदन का जो ऑनलाइन जो आवेदन के लिए आप जाएंगे तो उसका एक एक स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, तो भी आप समझ जाएंगे। आपको यूट्यूब पे और भी कई वीडियो मिल जाएगा जो कि इस बात को बताता है कि आपको कैसे अप्लाई, लेकिन ध्यान में जो ये बताना चाहता हूँ कहाँ अप्लाई करना है, इसके अलावा कहीं दूसरी जगह अप्लाई आपको नहीं करना है, वो फ्रॉड हो सकता है। तो kviconline.gov.in इसी पोर्टल पर आपको जाना है, kviconline.gov.in। .gov.in ही होना चाहिए, .gov.in नहीं होना चाहिए, या डॉट के अलावा कुछ और हो सकता है, मिलता जुलता सा कई वेबसाइट आपको मिल सकता है जो कि फ्रॉड हो सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अब जो इसमें कुछ समय से ये भी सुविधा दिया गया है कि आप फिज़िकल फॉर्म में भी भर करके अपने जो नियर बाय के जो KVIC या जो DIC का ऑफिस है वहाँ जा कर के आप हार्ड कॉपी में भी जमा कर सकते हैं। या इसमें एक सुविधा दिया गया है, बदलाव किया गया है कि जो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन जिनको दिक्कत है, वह अब ऑफलाइन भी जा कर के ऑफिस में अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो ये एक अच्छा सुधार है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सरकारी ऑफिस है KVIC का या DIC का, वहीं जा कर के आप कहीं मिलता जुलता ऑफिस में जो अपने आप को KVIC का, PMEGP का या फिर DIC का कार्यालय बता रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो कहाँ कहाँ ऑथराइज ऑफिस है वो भी इस वेबसाइट में जिसका लिस्ट दिया गया है, आप वहाँ देख करके भी जा सकते हैं। और अगर आप थोड़ा टेक्निकल है और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन ही अप्लाई करें, जिसका ट्रैकिंग काफ़ी आसान होता है। आगे आपको देखना है कि आपके आवेदन का क्या स्टेटस है, तो भी आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और कहीं पर भी किसी दूसरे वेबसाइट में, किसी दूसरे ऑफिस में कोई ऐसा कंसल्टेंसी खोल करके रखा है कि हम PMEGP का लोन करवाते हैं, तो फिर वो आप अपने रिस्क पर, अपने समझ करके उनसे, जान पहचान आपका है, बातचीत अच्छा है, वैसा सुविधा देते हैं कि ठीक है आपके बिहाफ में हम आवेदन कर देंगे, तो वो आप समझ बूझ करके फिर उसके बदले में वो अगर कुछ फ़ीस लेते हैं तो ठीक है। लेकिन ऐसे कोई फ़ोन करते हैं कि हम PMEGP ऑफिस से बोल रहे हैं, इतना पैसा आपको, वो सब गलत होता है। अब इसमें एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है, एक कंडीशन है जिसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, और इसको आपको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इंटीग्रेट करना है, तरीके से इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसका मतलब यह होता है कि आप जो यूनिट लगा रहे हैं उससे कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा। जितने लोगों को रोज़गार मिलेगा उसके फैक्टर में यह तय होता है कि आपको टोटल प्रोजेक्ट के लिए कितना जो लोन अप्रूव होगा। अगर आप एक यूनिट लगा रहे हैं तो पहले जो इसका जो लिमिट था, हर जो एम्प्लॉयमेंट के लिए 1,00,000 रुपये का लिमिट था। मतलब अगर आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल नहीं, सिर्फ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब फैक्ट्री और मशीन में जो खर्च हो रहा है, वह अगर 10,00,000 रुपया है तो आपको पर लाख एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए। तो मतलब आपको 10 मजदूर को वहाँ पर आपको नौकरी देना है। अब जो इसका लिमिट बढ़ा करके 1,00,000 से 3,00,000 कर दिया गया है कि हर जो 3,00,000 में आपको एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए। मतलब अगर 30,00,000 रुपया आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर के हेड में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का हेड में, तो फिर आपको पर 3,00,000 में एक एम्प्लॉयमेंट का वहाँ पर आपको दिखाना है, और उतना आपको मज़दूरों को और या फिर सुपरवाइज़र को नौकरी देना है। तो आपको अगर 25,00,000 का अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपने दिखाया है तो 9, 8 या 24, 9 या 10 आप उसमें ज़रूर दिखाएं कि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और जैसे कुछ जो स्पेशल एरियाज़ है, ये हिली एरिया, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप है, उसमें आपको 4.5 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट पर एक ये दिया गया है
जैसे कि अगर 25 लाख का बात करें तो मतलब 5-6 आपको एम्प्लॉयमेंट दिखाना होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ऐसा ना है कि आप 25 लाख रुपया का कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं और उसमें 2, 4, 5 ही दिखाएं अगर एम्प्लॉयमेंट, तो वो भी एक प्रोजेक्ट रिजेक्ट होने का कारण बन सकता है। क्योंकि इसका जो मेन जो गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है कि रोज़गार देना, तो आपको तो इससे रोज़गार मिलता, साथ ही साथ आपके जो यूनिट है उससे और भी कई लोगों को डायरेक्ट रोज़गार मिलता है, और जब वो यूनिट चलता है तो इनडायरेक्टली भी वहाँ के कई लोगों को उससे आर्थिक रूप से मदद मिलता है। जहाँ से आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, जहाँ से आप मशीन खरीदते हैं, जहाँ आप बेचते हैं, तो आसपास के और भी लोगों को उससे रोज़गार मिलता है। तो इसलिए इस स्कीम को इतना अट्रैक्टिव बनाया गया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। तो रूरल एरिया क्या है, जो ग्राम पंचायत का जो रूल के हिसाब से है वह उसमें रूरल एरिया है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जो एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट 18 ईयर्स का है कि 18 साल से ऊपर के कोई भी जो व्यक्ति है, महिला है, वह इसमें इस स्कीम के तहत लोन, 18 साल से कम एज वालों के लिए नहीं है। तो व्हाट आर द मेन क्राइटेरिया ऑफ प्रोजेक्ट, तो इसका जो है वह रूरल एरिया का जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करने के लिए यह मेन बनाया गया है। जो रूरल एरिया अर्बन एरिया आप कहीं भी लगा सकते हैं। सिर्फ नेगेटिव लिस्ट में जो कुछ दिया गया है कि नेगेटिव लिस्ट में जैसे ट्रांसपोर्टेशन है और भी कुछ उसमें जो इसमें है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। जब आवेदन भी करते तो नेगेटिव, वो बिज़नेस के लिए लोन इसमें नहीं दिया गया। उसके अलावा कोई भी बिज़नेस आप कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का और सर्विस का, तो आपको PMEGP में लोन मिल सकता है। इसमें मेन गवर्नमेंट का जो है, जो रूरल एरिया के जो प्रोडक्ट्स है, हैंडीक्राफ्ट्स और भी जो रूरल एरिया में जो फूड प्रोसेसिंग, जो वहाँ पे खेती हो रही है उसको प्रोसेस करके जो है ना, उसमें ज़्यादा उसमें प्रमोशन करना है गवर्नमेंट को। तो रूरल एरिया का प्रोडक्ट में अगर आप काम करेंगे तो ज़्यादा आसानी से मिलेगा, क्योंकि उसमें जो गाइडलाइंस है बैंकों को वह इस तरह से होती है। तो आप यूनिट कहीं भी लगा सकते हैं, रूरल एरिया में भी लगा सकते हैं, अर्बन, लेकिन आप प्रोडक्ट जो चूज़ कर रहे हैं वह कोशिश कीजिए जिससे कि रूरल एरिया को भी प्रमोशन मिल सके। EDP ट्रेनिंग का बात आता है हमेशा कि EDP ट्रेनिंग कंपलसरी है, आपको करना ही है। EDP ट्रेनिंग आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप EDP ट्रेनिंग आपने नहीं किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको फंड तभी डिसबर्स होगा जब आप EDP ट्रेनिंग कर चुके होंगे और उसका सर्टिफिकेट जमा कर देंगे। बात कहाँ से EDP ट्रेनिंग करें, तो हर डिस्ट्रिक्ट में बैंक का, किसी न किसी बैंक का एक EDP ट्रेनिंग सेंटर होता ही होता है। उसके अलावा राज्य सरकार का भी उद्योग विभाग का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया है उसमें भी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, या फिर आप RSETI करके अगर ये सर्च करेंगे तो उसमें भी आपको आसानी से मिल जाएगा। RSETI सेंटर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम दे करके, तो उसमें भी आपको आसानी से मिल जाएगा। जैसे कि आप ये देखो RSETI करके आप सर्च करोगे जैसे देखो लिस्ट ऑफ RUDACTI RSETI, तो ये मैंने रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होता है, जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए जो काम करना चाहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जब RSETI ट्रेनिंग लिस्ट मैंने सर्च किया तो वो पूरा लिस्ट आ जाएगा। आप देखो पूरा लिस्ट है हर जोन का, हर स्टेट का। आप इसमें आप देख सकते हो कि आप किस स्टेट में हो और उसमें आप किस डिस्ट्रिक्ट में हो। तो हर डिस्ट्रिक्ट का जो लीड बैंक होता है ना, वो बैंक वहाँ पर अपना यह चला रहा होता है ट्रेनिंग सेंटर। तो उसमें आप देखो उसका एड्रेस भी दिया हुआ, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है ना। तो आप यहाँ पे इसमें फिर क्या है कि अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सर्च करके और उसका ट्रेनिंग सेंटर में जा करके बात करके समझ सकते हैं। तो ट्रेनिंग तो ज़रूरी है, वो उसका एक
इम्पोर्टेंट जो क्लाउज है। तो ट्रेनिंग तो आपको ज़रूरी है, लेना ही है। कहाँ से ले सकते हैं? आप आरसेती से ले सकते हैं, या ईडीपी ट्रेनिंग सेंटर का लिस्ट ये पीएमईजीपी के वेबसाइट में भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ले लीजिए। तो ये सारी जानकारी आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो कि ज़रूरी है। अगर आप लेना चाहते हैं तो अच्छी तरीक़े से जानकारी ले के, बातों को समझ करके फिर अप्लाई करें। कोई आपका सवाल हो, ऐसा आपको डाउट हो, तो आप इस वीडियो में कमेंट में आप छोड़ दें। मैं एक टाइम संडे को रात को 8 बजे ऐसा मैं फ़िक्स करना चाहता हूँ कि मैं संडे को रात में 8 बजे के आसपास वो सारे आपके जो कमेंट्स रहेंगे उसका मैं जवाब दे दूँगा, जिसका लगे कि जवाब देना चाहिए। कोई भी बिना मतलब का अगर कमेंट्स रहता है या फिर आप कर सकते हैं, वो जिसका लगे जवाब देना उचित नहीं है तो मैं उसे छोड़ दूंगा। लेकिन आपका जो ज़रूरी जो सवाल रहेगा उसका जवाब मैं निश्चित हर संडे को रात में 8 बजे में कमेंट्स में दे दूंगा। अगर ज़्यादा कुछ अगर लगेगा कि डाउट हो रहा है तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि संडे को रात में 8 बजे लाइव आकर के आप लोगों का जो डाउट रहेगा उसका भी मैं लाइव आकर के फिर मैं उसको देखूंगा। अभी पिछले कुछ समय में कई ऐसा मेरा रहा है कि कई लोगों के साथ मिल करके बात करके, बैंकों में जा कर के, ज़िला में बात करके, और वहाँ के डीसी डीएम वगैरह से भी चर्चा करके कई लोगों का ऐसा लोन हुआ है और हो रहा है। कई हज़ारों, एक मतलब ज़िला में कई ऐसे लोग हैं जिनका लोन हो रहा है और वो लोग अपना यूनिट लगा रहे हैं, सक्सेसफुली चला रहे हैं। कई लोगों को दूसरा भी जो इसका लोन है उसका भी लाभ मिल रहा है। तो अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर इसमें आगे बढ़ेंगे तो अभी ये मतलब बिज़नेस लोन में बेसिक लेवल पर सबसे अच्छा स्कीम है गवर्नमेंट का। इसी स्कीम को कई राज्य सरकार ने भी मतलब अडॉप्ट किया है, और कई राज्य सरकार में भी यही स्कीम सेम राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। आपको लाभ एक ही में मिलेगा, इधर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है इसमें आप ले लीजिए, या जहाँ राज्य सरकार का चल रहा है तो राज्य सरकार का भी आप उसमें लाभ ले सकते हैं, एक ही आपको उसमें मिलेगा। और किसी दूसरे अगर गवर्नमेंट स्कीम में आपको लाभ मिल चुका है तो फिर ये आपको नहीं मिलेगा। तो मेरा आपसे यह रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप अच्छे से समझ करके इस बिज़नेस को कीजिए। इस स्कीम के तहत लोन ले करके जब आप अगर एक भी बिज़नेस आप माने अच्छा से चला लेते हैं तो आप अपने परिवार को तो माने सुदृढ़ करते हैं आर्थिक रूप से, उनका तो जीवन का जो स्तर है वो सुधार होता ही है। उसके साथ साथ और भी कई लोगों के जो परिवार को एक माने आर्थिक मदद मिलता है, उन्हें रोज़गार मिलता है, उनका जीवन स्तर सुधरता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्कीम है। इसके तहत आप अपना और दूसरों का भी भला कर सकते हैं। इसलिए मैं इस पर डिटेल वीडियो भी बनाना चाहता था कई दिनों से कि जो नया डेवलपमेंट हुआ है या जो फिर से जानकारी आपके साथ साझा कर सकूं। अगर उसमें आपको कोई समस्या आ रहा है तो निश्चित तौर पे उसमें मैं आपको कुछ सुझाव दे के, सहायता करके, आपसे बात करके, ज़रूरत पड़ी तो बैंकों से भी मैं बात कर सकता हूँ आपके बिहाफ में। लेकिन ये लगना चाहिए कि हाँ, आप सही में और सही तरीके से बिज़नेस करने के लिए ही मानसिक तौर पर इस स्कीम से जुड़ना चाहते हैं। सिर्फ लोन लेने के लिए या लोन ले करके उसे डुबा देने के इंटेंशन से आप लोन नहीं लेना चाहते हैं। कई ऐसा पहले मेरे पास फ़ोन कॉल या मैसेजेस आता था, जब बात करके मुझे 2 मिनट में ही ये लग जाता है कि आपको बिज़नेस नहीं करना है, सिर्फ आप लोन लेने के लिए इच्छुक है। किसी तरह से लोन मिल जाए और फिर उसके बाद फिर उसको हम लोग आपस में बांट वगैरह करके उसको ख़त्म कर दे, बैंक को वापस करना नहीं है। और ऐसे ही लोगों के साथ जल्दी फ्रॉड होता है। वो तो उनका इंटेंशन है बस लोन मिल जाए, लोन मिल जाए। आपने अप्लाई किया होता है या सर्च करें कहीं से फ़ोन आता है कि हाँ, आपने लोन के लिए अप्लाई किया था, आप हाँ इतना पैसा आप जमा कर लो, आप जमा कर देते हो, वो पैसा डूब जाता है, फ्रॉड हो जाता है। तो आप भी गलत इंटेंशन ना रखें, और जो दूसरे जो फ्रॉड करने उससे भी आप बच कर रहें। दोनों बातें ज़रूरी है। तो ईडीपी ट्रेनिंग इसमें कंपलसरी है, जो कि आपको करना ही है। उसमें भी 10 दिन का होता है और 5 दिनों का भी होता है। अगर 2 लाख तक का अगर आपका प्रोजेक्ट है तो फिर ईडीपी ट्रेनिंग का ज़रूरत नहीं है। 2 से 5 लाख का है तो 5 दिन का भी आप कर सकते हैं, और अगर उससे ज़्यादा है तो फिर आपको 10 दिनों का ईडीपी ट्रेनिंग करना होगा, ये ज़रूरी है। कोलेटरल सिक्योरिटी का बात आता तो आरबीआई का सर्कुलर है, आरबीआई का ये गाइडलाइंस है कि किसी भी तरह का बिजनेस लोन में 10 लाख तक के लिए आपको बैंक को कोलेटरल मांगना नहीं है। 10 लाख तक के लिए पीएमईजीपी स्कीम में भी नहीं, दूसरे स्कीम में भी 10 लाख का, उसके लिए आरबीआई का
बहुत सारी बैंक जब आप 10 लाख का भी है तो वो मांगती है कि आपको कोलेट्रल देना है, लेकिन आरबीआई का गाइडलाइन है कि नहीं, अगर आरबीआई का गाइडलाइन आप सर्च करके गूगल से डाउनलोड कर लेंगे और वो आप उनको दिखा सकते हैं कि सर ऐसा है 10 लाख तक का आरबीआई बोलता है, हमारे पास भी सर कुछ है नहीं देने के लिए, तो हम बिज़नेस करना चाहते हैं, आप हमें लोन दीजिए, हम टाइमली रीपेमेंट करेंगे। अगर आपके पास कुछ ऐसा एफडी इंश्योरेंस का कुछ पैसा है तो आप उसे ऑफ़र बैंक को कर सकते हैं कि चलो आप इसे आप कोलेट्रल में रख लो लेकिन हमें लोन दे दो, लेकिन नियम के हिसाब से नहीं। उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था काफ़ी पहले, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, उसको आप देख करके समझ सकते हैं। जहाँ तक बात है 10 लाख से ऊपर का, तो एक और मैंने सरकार का योजना है जिसको हम लोग CGT MSE बोलते हैं, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है, जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को फंडिंग में जो कोलेट्रल का है वो सपोर्ट करता है। तो आप जो बिज़नेस करना चाहते हैं 10 लाख से 2 करोड़ तक का जिसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है, 10 लाख के लिए तो ऐसे भी ज़रूरी नहीं आरबीआई बोल दिया, लेकिन 10 लाख से ऊपर जब आप जाएंगे तब बैंक को तो कोलेट्रल चाहिए, ये मैंडेटरी है। अब आपके पास कोलेट्रल है नहीं देने के लिए तो कैसे होगा, आपके पास ना कोलेट्रल है ना गारंटी है और बैंक बिना कोलेट्रल का देगा नहीं। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए सरकार के द्वारा एक स्कीम लाया गया था, एक ट्रस्ट बनाया गया था जिसको बोलते हैं क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मतलब जो भी लोग 10 लाख से 2 करोड़ तक का जो यूनिट लगाना चाहते हैं वो जब बैंक में अप्लाई करेंगे तो उसका कोलेट्रल का गारंटी देगा यह ट्रस्ट। तो CGT MSE आपके कोलेट्रल के बिहाफ में गारंटी देगा बैंक को कि अगर ये लोन डूबता है, यह पैसा डूबता है तो उसका भरपाई करेंगे हम, और उसके लिए उसको आपको कमीशन पेमेंट करना पड़ता है जो कि 1% 1.25% ऐसा कुछ होता है जो कि आपके इंटरेस्ट रेट के साथ ऐड हो जाता है। तो यह काम बैंक खुद ब खुद कर लेता है, इसमें आपका कोई रोल नहीं होता है। लेकिन जब आप बैंक के साथ डिस्कस करने जाएंगे और बैंक तो अपने सिस्टम में ये CGT MSE वाला ऑप्शन को अडॉप्ट कर ही लेता है, एक्सेप्ट कर ही लेते हैं कि अगर डूबेगा तो वहाँ से हमको रिकवरी, लेकिन वो 100% वहाँ से पेमेंट नहीं होता है, उसका भी एक लिमिट है 60-70% का। बाकी पैसा के लिए भी बैंक चाहता है कि मेरा ये पैसा सेफ हो जाए, तो बैंक आपसे भी कोलेट्रल मांगता है। तो आप बोलिए कि सर मेरे पास कोलेट्रल नहीं है, गारंटर नहीं है, लेकिन मेरे पास एक अच्छा बिजनेस प्लान है, मेरा अनुभव है सर, हम उसमें करना चाहते हैं, निश्चित रूप से हम करेंगे, उससे कई लोगों को रोज़गार भी देंगे जैसा कि आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिखाए होंगे, और आपको टाइमली रीपेमेंट करेंगे। आप हमारा साइट सर विज़िट कर सकते हैं, टाइम टू टाइम विज़िट कर सकते हैं, और उसमें हम लोग टाइमली, लेकिन कोलेट्रल मेरे पास नहीं है सर। जो CGT MSE है उसका आप ऑप्शन ले लीजिए, उसका जो कमीशन होगा हम लोग दे देंगे, और तो वो बैंक का मान जाएगा। लेकिन फिर से मैं बोलता हूँ, अगर आपके पास कुछ है, अगर कुछ ऐसा प्रॉपर्टी आपके पास है और आप सीधा बैंक में जा करके बैंक में ब्रांच मैनेजर से बात करें, तो आप थोड़ा बहुत खुद से ऑफ़र भी कर दें अगर है तो, उससे बैंक को कॉन्फिडेंस आ जाता है। आज के समय में बैंक के ऊपर भी काफ़ी रिस्क रहता है, अगर वो लोन किए हैं डूब जाता है तो उनकी भी जवाबदेहियाँ होती है, उनका भी नौकरी है, उससे बचाना होता है। तो बैंक भी काफ़ी मतलब फूक फूक करके कदम रखता है लोन देने में। तो अगर आपके पास कुछ है तो आपको कॉन्फिडेंस से बिज़नेस चलेगा, आप दे दो, वो कुछ दिन में रिलीज़ हो जाएगा, आपका लोन रीपेमेंट होगा, आपको रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन आप नहीं भी है तो आप CGT MSE में बैंक उसको करेगा। तो कोलेट्रल का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से चलता है। तो अब रह गया प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, आधार पैन और भी जो कोटेशन वगैरह लेना लगाना वो तो है ही, लेकिन जिससे बैंक है जो आपके बिज़नेस को समझता है वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसको मॉडल माने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं, कई लोग उसको बिज़नेस प्लान भी बोलते हैं। तो बिज़नेस प्लान, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक ही चीज़ है। ये होता क्या है कि आप क्या करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, वो सारी बातें उसमें लिखी होती है, वो सारी बातें उसमें बताई गई होती है। क्योंकि उसको बताने में 3-4 घंटा लगेगा तो 3-4 घंटा तो कोई आपको देगा नहीं।
तो वह एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप वो सारी बातों को स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं। हाँ, क्या बिज़नेस हम करना चाहते हैं, किस एरिया में करना चाहते हैं, उसके लिए कितना ज़मीन लगेगा, कितना रॉ मटेरियल लगेगा, उसका हम फैक्ट्री कहाँ बनाएंगे, कितने एरिया में बनाएंगे, मशीन कहाँ से ख़रीदेंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से ख़रीदेंगे, कितना क्वांटिटी में ख़रीदेंगे, कब कब कितना उसका प्रोडक्शन होगा, मेरा जो यूनिट का प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, स्टार्टिंग में हम कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी पर काम करेंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली किस तरह से हम लोग ग्रो करेंगे, कौन कौन सा एरिया आप कवर करेंगे, कितना आपका सालाना सेल निकलेगा, उसमें सेल प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट क्या मार्जिन बैठेगा, हाँ, कितने लेबर को आप एम्प्लॉयमेंट देंगे, ये सारी चीज़ें उसमें तरीक़ा से बताना होता है। तो इसी को बोलते हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो इसको बहुत फुर्सत में और बहुत तरीक़ा से आपको बनाना चाहिए, ये मेरा सलाह है, क्योंकि उसी से आपको समझते हैं, आपको जानते हैं, आपके बिज़नेस को जानते समझते हैं जो बैंक के लोग हैं। उसको प्रोजेक्ट को रिपोर्ट को पढ़ के और उसके बाद आपसे डिस्कशन होता है, चर्चा होता है, इंटरव्यू होता है, जिसमें आपसे कुछ सवाल पूछा जाता है, कुछ आपसे फेस टू फेस जानने का वो कोशिश करते हैं कि जो बात प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बताया गया है, बिज़नेस प्लान में बताया गया है, उसकी जानकारी आपको कितनी है। तो आपको वो सारी जानकारियाँ होनी चाहिए जिससे कि इंटरव्यू में आप सबका अच्छा से जवाब दे सकें। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं? आप खुद से बना सकते हैं या फिर मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसका यहाँ बात कहा गया, मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कई सारा इसमें हर बिज़नेस का दिया गया है। इसी पोर्टल पर आप जाएंगे तो मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का आपको मिलेगा, हज़ारों प्रोजेक्ट मिलेगा, हज़ारों रिपोर्ट मिलेगा। तो आप उसको आप बेस मान करके, उसको कॉपी मत कीजिए, उसको बेस मान करके उस तरह से आप उसको बना सकते हैं खुद से, या फिर जो कंसल्टेंट होते हैं, जो आपके एरिया में कंसल्टेंट जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे जो इसमें काम करते हैं, नाम में क्या जो भी इसमें काम करते हैं, आप उनसे बनवा सकते हैं। उसका कुछ फ़ीस वो ले सकते हैं, लेकिन फ़ीस उसी को दीजिए जब आप फेस टू फेस मिल करके, फ़ोन पर मत कीजिए कि कोई ऑनलाइन सर्च किए कि हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना देंगे, आप उनको जानते नहीं और आप पहले पैसा दे दिए, फिर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं मिलेगा, आपका पैसा डूब गया। तो आप समझ करके, जान करके तभी किसी को पैसा दीजिए, ऑनलाइन अगर दे रहे हैं तो। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा से बनाइए, उनके साथ मिल करके, बैठ करके अपने, क्योंकि बिज़नेस का जानकारी उनको नहीं है, प्रेजेंटेशन डाटा का जानकारी उनको है, लेकिन बिज़नेस का जानकारी नहीं है। बिज़नेस का जानकारी आपको है, लेकिन आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन और डाटा का जानकारी नहीं है। तो ये दोनों मिल करके, बैठ करके, समझ करके बनाना होता है। उसका जो फीस उचित होगा वो आपको उनको पेमेंट करना होगा, और फिर उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप अच्छा से रीड कीजिए, समझिए, और उसके बाद फिर आवेदन कीजिए। तो निश्चित रूप से आपका जो लोन है वो मिलेगा। अच्छा, इसमें है कि क्या एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल एक ही आप प्रोजेक्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, एक बार में एक से ज़्यादा नहीं। अगर वो किसी कारण से रिजेक्ट हो जाता है तब फिर आप रीसबमिट कर सकते हैं। जब रीसबमिट करेंगे उस समय आप प्रोजेक्ट को चेंज कर सकते हैं, वो ऑप्शन रहता है। लेकिन एक बार जब आप अप्लाई कर दिए तो जब तक वो अप्रूव या रिजेक्ट नहीं होगा पूर्णतः, तब तक फिर आप दूसरा आवेदन कर नहीं सकते हैं। फैमिली में तो आप है और स्पाउस है, पति पत्नी, बस यही फैमिली का इसमें। हाँ, इसमें अर्बन एरिया में भी लगा सकते हैं और रूरल एरिया में भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसमें जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हर जगह होती है उनके थ्रू आप लगा सकते हैं। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लगा सकते हैं अगर वो जो नेगेटिव लिस्ट में नहीं है। क्राइटेरिया इसमें थोड़ा प्रमोशन का, जैसा हम बता चुके हैं आपको, जो रूरल एरिया का जो प्रोडक्ट होता है उस पर आप काम करेंगे तो ज़्यादा उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। वेदर एग्जिस्टिंग यूनिट कैन अवेल फंड अंडर PMEGP। तो नो ओनली न्यू यूनिट, माने इसका बेसिक क्राइटेरिया, आपको नया यूनिट लगाना है। पहले से आपका बिजनेस चल रहा है, उसके लिए आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा। आपका यूनिट बिल्कुल नया होना चाहिए। नया आप मशीन लगा रहे, मशीन भी पुराना नहीं लगा सकते हैं, मशीन भी नया होना चाहिए। फैक्ट्री ठीक है, आप रेंट पर ले सकते हैं, लीज पे ले सकते हैं, फैक्ट्री का तो ऐसा कुछ नहीं है। मशीन नया होना चाहिए,
और नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए। आपका बिजनेस नया यूनिट होना चाहिए। एग्जिस्टिंग यूनिट के ऊपर में कि चल रहा है आप यूनिट को खरीदने के लिए लोन ले, ऐसा नहीं हो सकता है। या पुराना चल रहा है उसी पर आप लोन मांगेंगे तो नहीं हो सकता है। एग्जिस्टिंग यूनिट पर आपको सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए कैश क्रेडिट लोन दे सकता है, पीएमईजीपी लोन नहीं हो सकता है। हाँ, जब आप फर्स्ट यूनिट के लिए लोन लेते हैं और उसको सक्सेसफुली चला लेते हैं, अब उसको ग्रो करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, पहला यूनिट का जो लोन था वो रीपेमेंट हो चुका है, तब फिर आप सेकेंड यूनिट के लिए भी लोन का आवेदन कर सकते हैं। तब इसमें आपको सेकेंड जो पीएमईजीपी का लोन है वह आपको मिलेगा। इसके अलावा आप अगर मुद्रा में भी आप पहले ले चुके हैं छोटा लोन, तो भी आप सेकेंड स्कीम आप पीएमईजीपी का ले सकते हैं। पुराना जो होता था आरईजीपी, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, उसमें आपको लोन मिला हो, वो रीपेमेंट हो चुका हो, आपका यूनिट चल रहा है, अब आप सेकेंड पीएमईजीपी में ले लीजिए। पहले आप पीएमईजीपी में लिए, रीपेमेंट कब का हो चुका, यूनिट चल रहा, आप सेकेंड लोन ले लीजिए। मुद्रा में लिया आपने, आप सेकेंड ले लीजिए, है ना। स्टैंड अप इंडिया वगैरह में भी आप अगर ले चुके हैं तो भी इसमें आप सेकेंड ले सकते हैं। तो वेदर मॉडल प्रोजेक्ट आर अवेलेबल विद कई सारा इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया गया। आप देखना चाहते हैं कि हाँ भाई मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसा होता है, तो इस वेबसाइट में, स्टैंड अप इंडिया का वेबसाइट में कई जगह आपको मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलेगा। मेरा भी पहले का आपको काफ़ी वीडियो मिलेगा जिसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है, उसका मैंने 1-2 वीडियो डाला था, 1-2 इंडस्ट्रीज़ के लिए, फ्लावर मिल के लिए या फिर स्पाइस ग्राइंडिंग के लिए, राइस मिलिंग के लिए, और भी कई जो ये सब जो रूरल एरिया का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर, है ना, तो उसमें आप बना सकते हैं। ईडीपी ट्रेनिंग सेंटर कहाँ कहाँ है मैंने आपको लिस्ट दिखाया, गूगल में सर्च करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि आरसेती और आरयूडी एक ही है, रूरल जो डेवलपमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है ये सब, जो कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देती है। हर ज़िला में एक बैंक, लीड बैंक के द्वारा वह इंस्टीट्यूट चलाया जाता है। उसका मैंने अभी आपको दिखाया था गूगल में डाउनलोड करके। जो गवर्नमेंट जो सब्सिडी इसमें मिलता है उसका लॉक-इन पीरियड कितना है, तो वो 3 साल है। अगर 3 साल आप अपना बिजनेस को सही तरीक़ा से चला पाते हैं, टाइमली रीपेमेंट कर पा रहे हैं, तभी आपको फिर वो सब्सिडी का अमाउंट आपके लोन के खाता में क्रेडिट होता है। अदरवाइज़ तब तक नहीं होगा। अगर उसके पहले आपका बिज़नेस बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा टाइमली रीपेमेंट, तो फिर वो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा, फिर वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो उसके बाद फिर क्या है कि कैन प्रोजेक्ट वी फाइनेंस जॉइंटली फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेस, नहीं, इसमें कोई भी आपको एक ही जो फिनंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स है, वो आपको इसमें एक बिज़नेस को एक ही, और वो टाइम टू टाइम विज़िट करते रहेंगे आपका जो यूनिट है उसको, हर 6 महीना में, 3 महीना में, साल भर में, कि आपका यूनिट चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये अपना कंट्रीब्यूशन कितना लगाना है उसको अभी हम लोग पहले भी देखे, 10% और वीकर सेक्शन के लिए 5% प्रोजेक्ट को। 10 लाख का है तो 10% अपना लगाना है, 5% वीकर सेक्शन के लिए। और कुछ नेगेटिव लिस्ट हैं, तो नेगेटिव लिस्ट आप इसमें पढ़ सकते हैं कि ये नेगेटिव लिस्ट जो है, नेगेटिव लिस्ट को आप छोड़ करके बाकी जो भी है वो सारा आप उसमें बिजनेस अलाउड है, चाहे वो, क्योंकि इसमें कई ऐसा आपको बिजनेस है जिसके लिए अलग से स्कीम है। डेयरी का जैसे अलग से स्कीम है, हस्बेंड्री का अलग से स्कीम है, पोल्ट्री फार्म का अलग से स्कीम है ना, तो वो उसका फ़ायदा आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए कई स्कीम्स को मर्ज करने से बचने के लिए भी कुछ नेगेटिव जो लिस्ट है उसको इसमें हटा दिया गया, क्योंकि उसके लिए अलग से सेपरेट स्कीम है। तो यह बेसिक जो जानकारी है कि जो पीएमईजीपी का बिज़नेस लगाना चाहते हैं, इसलिए मैंने बोला कि यह थोड़ा बड़ा होगा। इसमें आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि फ्रॉड से आपको बचना है, क्योंकि फ्रॉड के लिए मेरे पास इतना फ़ोन कॉल, इतना कमेंट्स, और ये आज भी डेली आता है कि मैं उनसे भी हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, जो भी ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं, गरीब लोगों के साथ उनको लूट रहे हैं, कृपया इससे दूर रहे। आपकी मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप ऐसा कितना गलत काम कर रहे हैं, जिसका भविष्य में कितना बड़ा आपको परिणाम भोगना पड़ सकता है। कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला देखता है और उसका परिणाम आपको भोगना ही पड़ता है।
तो आप ऐसा गलती ना करें, ऐसा पाप ना करें, ऐसा जो आपका मतलब समझिए आने वाले कई पुस्तों को दुर्गति कर देगा। तो ऐसा किसी के साथ आप गलत ना करें। जो भी फ्रॉड कर रहे हैं इस तरह का लोन के साथ, कितना भी पैसा लूट ले रहे हैं, आपको जानकारी नहीं सामने वाला का आर्थिक स्थिति क्या है, कहीं से वो मांग करके किसी से उधार ले करके और ये कोशिश कर रहा है कि हम छोटा मोटा बिजनेस कर लें, और आप उससे भी वो पैसा भी लूट ले रहे हैं, छीन ले रहे हैं, थोड़ा सा अपना शौक मौज के लिए और अपना कुछ खाने पीने के लिए और विलासिता के लिए। ये आपको मतलब पाप कैसे दलदल में फंसाएगा, आने वाले समय में दुर्गति कर देगा। इससे आप कोई भी जो अगर मेरा वीडियो सुन रहे हैं ऐसा कर रहे हैं पाप, तो उससे बच जाइए। और कोई भी फ्रॉड से आप लोग बचिए। जो लोन लेना चाहते हैं वो लोग फ्रॉड कॉल से बचिए, किसी पर भी भरोसा मत कीजिए, जा कर के ऑफिस में मिल कर के बात कीजिए। उसके अलावा जो भी जानकारी आपको इसमें है, जो अगर आपका सवाल है तो आप कमेंट में डालिए। मैं संडे 8 बजे उस सारे कमेंट्स का जो सही सवाल होगा उसका जवाब दूंगा। ज़्यादा सवाल आएगा तो मैं संडे 8 बजे आकर के आपको लाइव आकर के आपसे चर्चा करूंगा। ज़रूरत पड़ेगी तो आपके जो कंसल्टेंट है, आपके जो बैंक है, आपके जो मशीन के सप्लायर, उनसे बात करके आपको मदद करने का कोशिश करूंगा। अगर आप सीरियस है और आप ज़रूरतमंद है, आप लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको पूरा मदद करूंगा आपके यूनिट लगाने में। लेकिन सिर्फ आप लोन ले करके और उसे डुबाने का अगर इंटेंशन रखते हैं तो आप कभी कमेंट्स मत कीजिए या फ़ोन कॉल मत कीजिए। मुझे भी तुरंत समझ में आ जाता है बात करने से कि आप लोन लेने के लिए इच्छुक है या फिर लोन ले करके डुबाने के लिए इच्छुक है। तो आप यहाँ देखिए हेल्प डेस्क का भी नंबर दिया गया, कुछ सक्सेस स्टोरी दिया गया है, ऑनलाइन ईडीपी का भी यहाँ पर लिस्ट दिया गया। अगर आप ऑनलाइन ईडीपी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी ईडीपी कर सकते हैं, उसका लिस्ट यहाँ दिया गया। ऑफलाइन भी कैसे ईडीपी हो सकता है वो, ये मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ दिया गया है। ठीक है, इसमें कैसे आवेदन करना है उसका वीडियो फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। एक जस्ट अवेयरनेस है। यहाँ पे आपको कोई गृहभान से आपका कोई शिकायत है, आपका कोई समस्या है, तो आप यहाँ पर ये दे सकते हैं। और जो बैंक के जो नोडल ऑफिसर है उनका भी यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। एमएसएमई का जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन होता है हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, उसका लिस्ट भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए उनको ट्रेनिंग देते हैं, है ना, और कई सारी जानकारी आपको वहाँ मिल सकती है। तो आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट में जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है एमएसएमई डीआई, आप गूगल में लिख के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लिस्ट है, जब यहाँ क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। तो उसको भी आप नोडल ऑफिसर्स जो होते हैं जो इसको देखते हैं इस स्कीम को, उसका भी यहाँ पर है। और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जिसमें सारी बातें बताई गई जो आज मैंने डिस्कस किया। तो ये सारी चीज़ें, फिर इसमें अगर और कुछ ज़रूरत होगा तो चर्चा आगे करेंगे। आज के लिए आप सबों को धन्यवाद, थैंक यू एंड बाय बाय।